तो जैसे हम लोग बोल रहे थे, लेटर वैदिक एज में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स चालू था बताना। फर्स्ट वाज इमर्जेंस ऑफ जनपद, सेकंड वाज गोत्र, थर्ड वाज वर्ण सिस्टम का इमर्जेंस था बट रिजिडिटी नहीं था। अब वर्ण सिस्टम में भी जो 4 वर्णस बने, ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रस। तो ब्राह्मणास वर्दी वन जो प्रीस्टली कास्ट था, वो रिचुअल्स वगैरह के लिए उनका काम बेसिकली टीचिंग एंड रिचुअल्स, प्रीस्ट्स। तो वो सारे पीपल ब्राह्मणास में आते थे। अब क्षत्रिय का या ये क्षत्रिय सिस्टम का जो इमर्जेंस क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली आर्यन पीपल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न तक ही सीमित थे। उनका एंट्री हुआ इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया और फिर ईस्टर्न यूपी बिहार तक उनका एक्सपांशन हुआ। बट जैसे जैसे साउथ में एक्सपांशन स्टार्ट हुआ, कोई भी चीज में एक्सपांशन के लिए आपको लगेंगे ट्रूप्स, एक कमांडर लगेगा, आर्मी कमांडर लगेगा, ट्रूप्स लगेगा, क्योंकि चीजें कॉन्कर करनी है, एरियाज क्लियर करवाने हैं, एक्सपांड कराना है, तो स्ट्रेटेजीज लगेगी। तो वो रीजन के कारण ये कास्ट का या ये सिस्टम का क्षत्रिय इमर्ज हुए। तो these were the first into the hierarchy, second were the क्षत्रियस। ये हायरार्की भी ऐसा ही था। अब जो आर्यंस ना ब्राह्मणस थे ना क्षत्रियस थे, वो वैश्य बने। जो इन दोनों में भी बिलोंग नहीं कर रहे थे, उनका कुछ दोनों में से काम नहीं था, मतलब वो ट्रूप्स भी नहीं थे और वो टीचिंग या प्रीस्ट वाले रिचुअल्स में भी काम नहीं कर रहे थे। दे बिकेम दी वैश्यास। फिर उन्होंने उनका काम ढूंढा ट्रेडिंग की इसमें। जो आर्टिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, वो सारे ये इसमें आने लगे। और जो नॉन आर्यंस थे, दे बिकेम दी शूद्रास। और उनका बेसिक पर्पस यही था कि ऊपर के तीनों को हेल्प करना, उनके लिए सर्विस देना। तो ये नॉन आर्यंस थे, इसलिए दे वुड सर्व फॉर आर्यंस, ऐसा इसका मीनिंग था। पोजीशन ऑफ विमेन्स डिक्लाइंड। क्योंकि जैसे जैसे ये सिस्टम रिजिड होते गया, उसमें एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि जो शूद्रास है उनका काम सिर्फ सर्विस देना है। वो लोग ना ही वैदिक नॉलेज के लिए एलिजिबल है, ना वो इनके साथ रह सकते हैं, इनके आसपास घूम सकते हैं। फिर अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट आने लगा, ये लोगों को दूर ढकेल दिया घर से। और विमेन का एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि ये लोग सिर्फ हाउस होल्ड हेल्प के लिए ही बने हैं, इनका काम है सिर्फ इंसानों की सेवा करना। ये एक नैरेटिव स्ट्रांग बनते गया, जिससे इनका पोजीशन डिक्लाइन हुआ। फिर इनको पब्लिक में कुछ पावर नहीं था। जैसे हमने देखा वैदिक एज स्टार्टिंग में कि विमेन्स को अथॉरिटी था पब्लिक सभाज में इन्वॉल्व होने को, वो लेटर डिक्लाइन हो गया। उनको अलाउड ही नहीं था बाहर जाना, सिर्फ घर के काम करो, घर के सेवा करो, और बर्डन जैसा होने लगा था। विमेन्स बिकेम द बर्डन एंड सन्स वर देयर टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपांड देयर फैमिलीज। उसमें फिर टाइप्स ऑफ मैरिजेस है कि उनके टाइम पे मैरिजेस को एक टाइप दिया गया था कि किस टाइप का मैरिज होगा। 7 का 8 ऑलमोस्ट है वो। वो एक बार लूसेंट में पढ़ लो आप, उसमें कुछ ऐसा बताना जैसा है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। असुर मैरिज, दैव मैरिज, ऐसा अलग अलग उसके नाम है। मतलब विद डाउरी किया तो नॉर्मल मैरिज है, असुरी रहा मतलब इधर भगा के लेके गए हैं या फिर पैसा देके ब्राइड लेके आए हैं, ऐसा प्राइसिंग पे।
तो इतना वर्स्ट या खराब कंडीशन वो टाइम पे आ चुका था विमेंस को लेके। कल जैसे मैंने बोला कि क्या हुआ, हाँ 8 टाइप्स। तो कल जैसे मैंने बोला गॉड्स भी चेंज हुए। पहले इंद्र भगवान थे, अग्नि थे, इस विष्णु नहीं थे, वरुण थे। वही अर्ली वैदिक एज में विष्णु, ब्रह्मा और महेश, जो हम अभी बोलते हैं सुप्रीम गॉड, वो लोग नहीं थे। इंद्र, अग्नि एंड वरुण, और फिर मदर गॉडेस अर्थ, सोमा। ये लेटर वैदिक एज में जो आए तो विष्णु और महेश, रुद्रा, ये दोनों आए। और प्रजापति मतलब ब्रह्मा, इनका भी दिखा। उसके बाद पुशाना बोल के एक गॉड थे, जो शूद्रास के गॉड थे। ही वर लाइक वो कैटल्स के प्रोटेक्टर है, ऐसा उसका उनका मानना था। और जैसे मैंने बोला कि काम फिक्स होने लगे लोगों के। अब सोसाइटी में आप लोग अगर देखोगे तो प्रीस्ट का काम हो गया है, सोल्जर्स का काम हो गया है, और सर्वेंट्स या सर्विस वाले स्लेव्स, सर्वेंट्स, ऐसा काम भी हो चुका है। अब बचा है ट्रेडिंग, फिशरमैन, गोल्डस्मिथ्स। तो ये सारे वैश्यस में आने लगे। और ये सिस्टम के वजह से भी ये चीजें आने लगी बाहर, मतलब लोग इसको एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट और अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज कि एक वर्ण सिस्टम बना है और अब एक्सपांशन हो चुका है। तो हर टाइप के फैसिलिटीज को अभी इनको मिल रही है। मतलब पहले अगर रेस्ट्रिक्शंस था आयन और इसके ओर्स को लेके, तो जैसे जैसे साउथ में एक्सपांड होने लगे, वैसे सेंट्रल इंडिया से आयन ओर्स मिलने लगे, बिहार और ईस्टर्न साइड से कोल वगैरह, मतलब आयन वगैरह, कॉपर वगैरह मिलने लगा। तो जैसे रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी बढ़ा, वैसे वैसे नए नए प्रोफेशंस दिखने लगे। तो उसमें लोगों को स्कोप दिखा, दे स्टार्टेड डूइंग इट। जैसे अभी अगर कोस्टल एरियाज गए तो फिशरमैन्स, मतलब उनको समझा कि हाँ अब हम लोग फिशिंग करके उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं, इसलिए फिशरमैन का एक क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफेशन दिखा, चलो ये करते हैं। गोल्डस्मिथ, सामान का लेना देना, उसमें कमीशन लेना। इसके साथ साथ लोन शार्क्स, पता है आपको, या जो लोन देते हैं लोग, साहूकार लोग, तो वो भी इमर्ज हुए वैश्यस में ही। कुछ काम करने के लिए भी पैसा एक मीडियम मिल गया था, भले ही वो कॉइन्स थे, सिर्फ अनस्टैम्प्ड या स्टैम्प्ड कॉइन्स थे, ऐसा कोई किंग का उस पर लोगो नहीं था। बट वो लैंड करना, इंटरेस्ट पे लेना, डेट देना, वो चीजें भी स्टार्ट हो गई थी। और वो सारे वैश्यस में ही वो क्लास को बिलोंग करने थे। ये बोलने का रीजन ये है ना, जब आगे जैनिज्म आया तो ये क्लास ने सबसे ज्यादा जैनिज्म को अडॉप्ट किया है बाकी तीनों की जगह। ब्राह्मण्स ऑब्वियसली वो लोग नहीं करेंगे, क्षत्रिय पार्शियली किया, वैश्यस ने सबसे ज्यादा किया। क्योंकि जो डेट वाला काम था, डेट में रहना और डेट में लाना, मतलब कर्जदार, ना किसी को कर्ज देना है ना किसी से कर्ज लेना है, ये माइंडसेट था ब्राह्मणस के इसमें वैदिक एज में। अब जो ये काम करेंगे उनको ऑब्वियसली लोग नाम रखेंगे, गाली देंगे। तो इसलिए वैश्यास को फिर जब एक आउट मिला कि हाँ एक अलग रिलीजन है जो अपने जैसे के लिए कुछ लड़ रहा है, अपने बिलीफ्स को प्रमोट कर रहा है, उन्होंने उसे अडॉप्ट करना ज्यादा प्रेफर किया। ये था बेसिक, मतलब कल के कुछ फैक्ट्स रह गए थे। अभी हम लोग जैनिज्म से स्टार्ट करेंगे। कोई लिख रहा है इसमें से कुछ, पीछे आगे लिख लिया?
जैनिज्म। अब उसके पहले एक ब्रीफ ये देख लेते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म नीड क्या हुई या जरूरत क्या थी कि दो नए रिलीजन्स या ऐसे अलग अलग सेक्ट्स निकले। तो फर्स्ट और मेजर था कि डोमिनेंस। जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी था उनका डोमिनेंस इतना बढ़ गया था कि नीचे के तीनों कास्ट सिस्टम्स उनको रिपेल करना स्टार्ट किया था। क्षत्रिय तक यहां तक डोमिनेंस को लेके लड़ रहे थे ब्राह्मण से, कहीं कहीं जगह प्रोटेस्ट भी किए उन्होंने। तो वो एक रीजन था कि नया रिलीजन या नया सेक्ट चाहिए जो लोगों के भले के लिए सोचे, ना कि किसी के करप्शन को लेके, किसी के पर्सनल नीड्स को फीड करे। उसके बाद प्रिविलेजेस, सर्टन प्रिविलेजेस मिलते ही नहीं थे अगर तुम नीचे या लोअर कास्ट के सिस्टम के होगे तो सबको प्रिविलेजेस चाहिए कुछ एटलीस्ट। अब हम लोग बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन है, तो हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, अभी वो फंडामेंटल राइट्स था है, उसको उन्होंने बनाया है। बट पहले जब नहीं था तो सबको मिल रहा नहीं था ना। वो सर्टन क्लास ऑफ पीपल वेर अनएजुकेटेड क्योंकि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं मिला कभी। तो वैसे ही इशू वहां होने लगा। शूद्रस वेर नॉट एक्सेप्टेड इनटू वैदिक टीचिंग्स, उनको वेद का पढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो वो लोग बोलेंगे कि हमको पढ़ना है, हमको सीखना है सब चीजें। धीरे धीरे ब्राह्मण्स बोलेंगे कि ये प्रिविलेजेस वो प्रिविलेजेस, हम रिचुअल्स करेंगे, हमको उसके बदले में ऑफरिंग्स चाहिए। क्षत्रियस बोलेंगे कि इतना हम तो दे नहीं सकते, हर बार आपकी मनमानी थोड़ी चलेगी। वैश्यस बोलेंगे आप तो हमें मानते ही नहीं हो, तो आप हम पे किस बात का हक जता रहे हो, किस बात की प्रिविलेजेस मांग रहे हो। तो वो इश्यूज इतने ज्यादा क्रिएट हुए कि लोगों ने अलग अलग सेक्ट्स बना लिए, सीधा रिलीजन्स, जिसमें उनका एक पर्सनल बिलीफ होगा, खुद का वर्थ होगा वहां पे, खुद के सिस्टम का, खुद के कास्ट का। तो अराउंड मतलब 50+ सेक्ट्स का ये पीरियड में लेटर वेद में इमर्जेंस दिखा है कि 50+ सेक्ट्स दिखे हैं, जिसमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म वर द प्रोमिनेंट वन, जिन्होंने ज्यादा वाइड और लार्ज स्केल पे इफेक्ट दिखाया उनका। तीसरा रीजन था टैक्सेस। ओनली शूद्रास वर द वन पेइंग टैक्सेस, और बाकी के तीनों उनके टैक्सेस पे रह रहे थे। तो वो भी एक गुस्से का इशू बना। और अब जैसे जैसे नीचे साउथ साइड में, ईस्टर्न साइड पे एक्सपेंशन बढ़ा, अब जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ बिहार और वेस्ट बंगाल, मतलब वो पार्ट वाला जो प्लेन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स। वहां पे हेवी रेनफॉल था, फर्टिलिटी अच्छी थी, बट वो अनहेबिटेड था या इनहेबिटेड था, वहां पे कोई रहता ही नहीं था। तो सबसे पहली बात, वहां से एक्सपांड होने के बाद जो ट्रीज है, फॉरेस्ट कवर है, उसको कट करना। उसको कट करने के लिए अब नॉर्मल स्टोन के टूल्स से तो काम होगा नहीं, तो आयरन एक्सेस का लार्ज स्केल यूज स्टार्ट हुआ। मतलब आयरन का लार्ज स्केल यूज फिर तब से स्टार्ट हुआ। फिर वो रीजन को क्लियर करके लोग वहां रहने लगे, सेम इश्यूज थे। तो मतलब ट्रेडिंग को लेके, पैसे को लेके उधर भी वही इश्यूज आ रहे थे जो पहले थे सप्त सिंधु में। तो लोगों को एक नेगेटिव फीलिंग क्या होती है, मतलब जनरेट हुआ कि काम हमसे करवा रहे हैं, पैसा हमसे ले रहे हैं और सर्विस किसी और को मिल रही है। तो उसको गुस्सा आया लोगों को। और फिर जब बाकी के सेक्ट्स बने तो जैनिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करने को मिला वो वाले रीजन से। बुद्धिज्म का भी ओरिजिन वहीं से हुआ, और बुद्धिज्म तो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुआ कंपैरेटिवली जैनिज्म।
एक और भी है रीजन, आयन एक्सेस भी और क्लोथ्स का भी है। मतलब लेटर वैदिक पीपल बिलीव्ड इन वियरिंग क्लोथ्स, और लग्जरी क्लोथ्स का एक चीज भी निकला, सिर्फ कपड़े नहीं, लग्जरियस कपड़े। अब उनके टाइम का लग्जरी क्या होगा अपने को आइडिया नहीं है, बट क्लोथ्स थे, उसके प्रूफ्स मिले हैं थोड़े। आयन एक्सेस से, मतलब आयन का प्रूफ है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वेद, अर्ली वैदिक के बाद आयन का ज्यादा इस्तेमाल दिखा, ये उसका प्रूफ है। अब जैनिज्म, इसके फाउंडर थे महावीर, वर्धमान महावीर। अब मैंने यहाँ रियल फाउंडर क्यों लिखा होगा, क्योंकि ही इज द 24th तीर्थंकर। कोई भी सेक्ट में या जैनिज्म में आपको अगर किसी को पता होगा तो 24 तीर्थंकर से, उनके 24 गुरुज है, तो ही वॉज 24th। और ये लोग फिर अगर 24th ये गुरु है, तो पहले 23 लोग थे, तो तब ये रिलीजन नहीं था क्या? तब भी रिलीजन था, बट एज सच जैनिज्म बोल के नहीं था। इनको फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो जैनिज्म का एक्चुअल एक्सपांशन है, जो मीनिंग है, जो एक्चुअल रिलीजन है, उसका सबसे ज्यादा स्प्रेड इन्होंने किया 23 प्रेडेसेसर्स के नॉलेज को लेके। ट्वेंटी थ्री प्रेडिसेसर्स का नॉलेज, उनका ज्ञान, वो लेके 24th ये बने जब इनको एनलाइटमेंट हुआ। एंड उन्होंने फिर सबसे ज्यादा एक्सपांशन का काम किया जैनिज्म को लेके। तो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभ देवा। और एक चीज बट इन सब में कॉमन क्या है ना, 24 उसके 24 में, दे मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू इंडो गैंगेटिक प्लेन। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वही रीजन से ऑलमोस्ट सारे तीर्थंकर्स का जन्म हुआ है। अब महावीर, उनका जन्म हुआ था 540 BC में नियर वैशाली। बाद में आपको एक मैप दिखाऊंगा मैं सारे जनपद और महाजनपद को लेके, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि वैशाली एग्जैक्ट कहाँ है। एंड ही बिलोंग टू क्षत्रिय। मतलब महावीर वॉज बॉर्न एज अ क्षत्रिय। उनके राजा, उनके जो फादर थे वो क्लैन के हेड थे, और उनकी जो मदर थी वो लिचिवी चीफ चेतका की बहन थी। अब लिचिवी चीफ जो चेतका है, उसकी या उनकी डॉटर वॉज मैरिड टू बिंबिसार। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। तो महावीर इनडायरेक्टली मगध को रिलेटेड थे। उनके मदर की बहन की बेटी वॉज मैरिड टू बिंबिसार। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, बट ज्यादा उस पर इमेजिन मत करो, दिमाग मत लगाओ। ही वॉज समवॉट रिलेटेड टू मगध एम्पायर। एंड
फिर महावीर ने एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज हाउस होम, और उनको ये सब रॉयल्टी वगैरह पसंद नहीं था. ही लेफ्ट हिज हाउस, और 12 साल वो इंडिया का टूर कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे लोगों की तकलीफ सुन के, और निर्वाणा या मोक्ष के एनलाइटमेंट के पीछे. और 12 साल उन्होंने जब वो घूमे पूरा इंडिया, तो ही डिडंट चेंज हिज क्लोथ्स. वही कपड़ों में उन्होंने पूरा टूर किया 12 इयर्स का. उनका कहना था कि हर जो लग्जरी है मुझे उससे दूर जाना है, सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट लाइफ ही जीना है. तो उसमें क्लोथ्स वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. अब जिनको पता होगा जैनिज्म में क्लोथ्स को लेके कितना है, दिगंबर एंड श्वेतांबर, द वन हु वियर्स क्लोथ, द वन हु डज नॉट वियर क्लोथ्स. तो इसलिए क्लोथ का रेफरेंस यही से शुरू होता है. और जब उनको ओमनीसेंस या कैवल्य एट द एज ऑफ 42 या एनलाइटमेंट बोलो, की प्राप्ति हुई, तो ही अबेंडेंट हिज क्लोथ एंटायरली. और वो तब से उनका मानना था कि नेकेड ही सब करे, जिससे मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिंप्लिसिटी वो दिख के आएगा. एंड थ्रू कैवल्य उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस पे कॉन्कर किया. इसलिए उनको एक्चुअल में महावीर कहा गया है, द कॉन्करर ऑफ मिजरी एंड हैप्पीनेस, और द हीरो ऑफ जिना, मतलब जैन्स के हीरो. तो महावीर उनको लाइक उनका नाम यही था, वर्धमानी था. महावीर ये उनको मिला है क्योंकि कॉन्कर्ड किया और जैन्स के हीरो थे वो. उसके बाद वो ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक उन्होंने फिर जैनिज्म का ये किया, स्प्रेड किया. और 72 की एज में उनका डेथ हुआ एट पावापुर नियर राजगीर 468 BC. अब कुछ जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उसके ही बेस पे जैनिज्म फॉलो करना चाहिए सबने, या कुछ सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स थे. उसमें था 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म: डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट होर्ड, एंड ऑब्जर्व कंटिन्यूंस, मतलब ब्रह्मचार्य. कंटिन्यूंस मतलब देखना नहीं, ब्रह्मचार्य को पालन करो. डू नॉट होर्ड मतलब HOARD है उसका, मतलब कुछ रिसोर्सेस को स्टोर मत करो, एक्सेस स्टोरिंग, जिससे कि स्कैरसिटी जनरेट हो, या मतलब तुम्हारे पास कोई चीज ज्यादा है और वो मार्केट में कम है, तो तुम उसको स्टोर करोगे और बाद में ज्यादा रेट में बेचोगे. तो ये चीजें ना करना, ये मत करो. ऐसा इसका एक प्रिंसिपल था. जो
बाद में महावीर के सक्सेसर्स वगैरह थे, तो उन्होंने अपर और लोअर बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए कहा लोगों को। तो उसके रीजन मतलब उसके कारण थोड़ा उनमें अनबन शुरू हो गया लोगों में। कुछ कह रहे थे कि कवर करो, कुछ कह रहे थे कि नेकेड रहो एंटायरली। और वो एकदम लाइक स्ट्रांगली, जब मगध में एक 12 ईयर का फेमाइन आया, तब वो इतना प्रोमिनेंट हो गया कि दिगंबर और श्वेतांबर में स्प्लिट हुआ सीधा। उसका मैं बोलूंगा आगे। जैनिज्म में अब एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जैनिज्म उतना लोगों में क्यों स्प्रेड नहीं हुआ। जैनिज्म ने या महावीर ने वर्ण सिस्टम को कंप्लीटली क्रिटिसाइज नहीं किया। उनका ऐसा मानना था कि तुमने प्रीवियस वाले इसमें अगर जो कुछ ये किए दार लाऊंगी सिंस किए हैं प्रीवियस लाइफ में, तो तुमको उसके ही बेस पे तुम्हारा प्रेजेंट वर्ण मिला है। तुमने पिछले लाइफ में कुछ गलत काम किए तो तुम अभी शूद्रा बने हो, कुछ अच्छे काम किए तो तुम क्षत्रिय बने हो, ब्राह्मण बने हो। तो ये एक नैरेटिव महावीर का था, जिसके कारण कई लोगों को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि दे वर एंटायरली फेड अप टू दी वर्ण सिस्टम इटसेल्फ। उसमें भी अगर आप लोग ऐसा बोलोगे कि ये पूरा खराब नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल वुड नॉट लाइक इट। दैट वाज वन ऑफ द रीजन जैनिज्म ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ ऑल ओवर इंडिया। इंडो गंगेटिक प्लेन और कर्नाटका में इतना ही उनका ज्यादा एक्सपोजर था, और बाद में वो वेस्टर्न साइड पे गुजरात वगैरह के रीजन्स में गया। और प्राइमरी एम जैनिज्म का यही था, फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। दुनिया के सारे नाते, इनसे वो रिश्तों से परे होना है अपने को। सारे बाइंडिंग्स, लग्जरीज, प्रिविलेजेस, उसके परे जाना है। जैनिज्म का ये मेन मोटिव था, एम था। एंड इट कैन बी अटेन्ड थ्रू 3 ज्वेल्स। right knowledge, right faith, right action. Three jewels या त्रिरत्न। of Jainism. उसके बाद लैंग्वेज ऑफ प्रीचिंग वॉज प्रकृत, जो थोड़ा सा स्केल डाउन वर्जन ऑफ संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स, और वो मासेस को अट्रैक्ट नहीं करती थी या मासेस को समझ में नहीं आती थी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने प्रकृत में प्रीचिंग स्टार्ट किया। अब मैंने जैसे बोला कि कर्नाटका मतलब बेसिकली साउथ में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा इनका स्प्रेड हुआ कंपेयर टू द रीजन और नॉर्थ साइड। उसका रीजन था कि चंद्रगुप्त मौर्य, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध एम्पायर, वो उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया। और वो कर्नाटका में जब उनके लास्ट ईयर्स में थे, तो ही वेंट टू कर्नाटका आफ्टर लिविंग द थ्रोन, और उन्होंने फिर वहां पे जैनिज्म का प्रसार किया, उन्होंने प्रीच किया और स्प्रेड किया। इसलिए जैनिज्म साउथ में थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ कंपेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट। अब जैसे मैंने पहले बोला कि ये रब कर देते हैं,
जो मगध का 12 ईयर फैमाइन था, इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट फैमाइन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या वो टाइम के पीरियड का। और उसके कारण जो जैन में ग्रुप्स थे उनमें स्प्लिट हुआ। कुछ लोग फैमाइन के वक्त मगध को छोड़ के साउथ में गए और कुछ जन मगध में ही रहे। तो जो मगध में रहे वो श्वेतांबर्स बने अंडर स्थलबाहु। श्वेतांबर्स, and they wore white robes or white garments. और जो गए, those who left became the दिगंबर्स अंदर भद्रबाहु। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन था कि जैनिज्म ने तब के रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स को क्या कंट्रीब्यूट किया तब के पीरियड को, तो सबसे मेन और फर्स्ट यही था कि वर्ण सिस्टम के इविल्स को उसने टारगेट किया। जो रिलीजियस के रिचुअल्स थे, वैदिक रिलीजन के रिचुअल्स थे, और वर्ण सिस्टम को एक टारगेट किया। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर सेक्ट टू टारगेट दोज थिंग्स। किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि ओपनली टारगेट करे, बट जब कलेक्टिव नैरेटिव बना और एक लीडर सामने आए तो उन्होंने उससे टारगेट किया। तो ये एक फर्स्ट एवर अटेम्प्ट था। उसके बाद लैंग्वेज का चेंज, कि अब लोगों संस्कृत के बाद प्रकृत जैसी लैंग्वेजेस जो ज्यादा लोगों तक कॉमन में मासेस में स्प्रेड हुई। और जो कुछ जैनिज्म के टेक्स्ट थे वो अर्ध मगध में, अर्ध मगधी ये एक लैंग्वेज है, उसमें उनके टेक्स्ट लिखे गए। उनका कंपाइलेशन हुआ था 6th AD में वल्लभी में, गुजरात, जो अभी प्रेजेंट गुजरात आता है। तो जैन टेक्स्ट का कंपाइलेशन वल्लभी। और उसके बाद 2 मेजर जैन काउंसिल्स, फर्स्ट हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्र, जो पटना है। This was under chairmanship of स्थूलभद्रा, स्थलबाहुनी स्थूलभद्रा। और इसमें ना 12 अंगाज
का कंपाइलेशन हुआ है। अंगास यानी द टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, जो जैन फिलोसफी को प्रमोट करते थे, उसके एथिक्स लाइफ के बारे में बताते थे। तो एक पूरा जैन का टेक्स्ट कंपाइल हुआ 12 अंगास में। इट वाज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 300 BC, जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था। सेकेंड काउंसिल 512 AD में हुआ। वल्लभी और देवरधि समासरामा के अंडर और इसमें फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंगास का एंड 12 उपांगास। काउंसिल्स पे क्वेश्चंस आता है। बुद्धिज्म में भी 5 काउंसिल्स हुआ है, उस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट बुद्धिज्म में सीधा मैच द फॉलोइंग आया। 4 काउंसिल्स, उनके रूलर्स या उनके टाइम पे चेयरमैन, मैच द फॉलोइंग। एनडीए का क्वेश्चन है, सीडीएस का नहीं। सीडीएस में स्टेटमेंट पूछ लेते हैं ये लोग, एनडीए में मैच द फॉलोइंग आया है काउंसिल्स को लेकर, तो ये याद रखो। वो बोर्ड का रब करो, लिखना है। बुद्धिज्म अब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी का मीनिंग क्या है? साथ साथ, एक ही समय के है दोनों भी। गौतम बुद्धा जो फाउंडर है, ही वॉज कंटेम्परेरी टू महावीर। सेम ही पीरियड के हैं दोनों भी, ऑलमोस्ट थोड़ा फर आगे पीछे हो सकता है। गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC, 63 62 3 BC, लुम्बिनी, नेपाल, नियर कपिलवत्सु। और ये शाक्या उनके क्लैन को बिलोंग करते थे, या शक्य। और इनके फादर उस क्लैन के हेड थे, तो ही वाज
basically क्षत्रिय itself. So महावीर और गौतम बुद्ध दोनों भी क्षत्रिय को ही बिलोंग करते थे. उसके बाद काफी जनों को स्टोरी पता होगा उनका कि ही वॉज मैरिड एट अर्ली एजेस, मतलब उनका शादी अर्ली एज में ही हुआ, बट ही वॉज मूव्ड बाय सीइंग द पीपल्स मिजरी. लोगों का दुख दर्द देख के उनको बहुत तकलीफ हुआ, एंड ही लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29. सब घर, फैमिली, वाइफ सब छोड़ के उन्होंने 29 को घर छोड़ दिया और 7 साल तक वो घूमते रहे. और एट द एज ऑफ 35, आफ्टर 7 years, उनको एनलाइटमेंट हुआ बोधि ट्री के नीचे. यह बोधि ट्री या पीपल का पेड़ जो बोध गया में था. फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में, ओरेशन बाय प्रीचर, उसका वर्ड का लिटरल मीनिंग है, बताता हूं, 1 मिनट. बनारस में सेरेमन मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम लोगों को एड्रेस किया और उनके बिलीव्स, उनको जो ज्ञान नॉलेज प्राप्त हुआ है वो लोगों तक स्प्रेड किया, बताया. तो फर्स्ट टाइम उन्होंने वैसा सभा बोलो, एक मीटिंग बोलो या एक ग्रुप को ज्ञान दिया है, वो सारनाथ में, बनारस में फर्स्ट टाइम किया. और उसके बाद 40 साल तक उन्होंने बुद्धिज्म का ये किया, स्प्रेड किया, प्रसार किया. और 487 एट द एज ऑफ 80, 487 BC, एज 80, कुशीनगर में उनका डेथ हुआ. ऐसे शॉर्ट में लिखने की आदत डालो. जैसे अभी आपको कुणाल सर बोल रहे थे कि एसेज लिखते बैठोगे तो पढ़ोगे नहीं, बिट्स एंड पॉइंट्स में लिखना सीधा. 10 to 11 पॉइंट शुड कवर योर एंटायर थीसिस. अगर आप लोग जो कुछ करते हो सर के कहने पे बुक में, तो 10 से 12 पॉइंट्स में आपको पूरा होना चाहिए जितना आपको कहना है. अब मैं ये नोट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा, सर के हिसाब से बोल रहा हूँ. नोट्स में भी 1-2 पेज के ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आना चाहिए आपका, अगर जब फाइनल रिवीजन करोगे तब. अभी तो डिटेल्स में लिखना है तो लिखो, बट पॉइंट्स में लिखो कोई भी चीज. नो एसे राइटिंग. तुम्हारे इंग्लिश के 12th के बोर्ड के पेपर्स नहीं है कि ऐसे लिखते बैठोगे और कोई तो चेक करके आप लोगों को मार्क्स दे देगा. नो, पॉइंट्स में लिखो हर चीज. इट मे बी हिस्ट्री, इट मे बी इंग्लिश, इट मे बी साइंस. पॉइंट्स में लिखने की आदत डाल दो अभी से. अनलेस एंड अनटिल तुम 12th के बाद अगर तुम में से कोई प्लान कर रहा है कि आर्ट्स में करे करियर, तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगा. बट तुम अगर कोई भी टेक साइड में आओ, इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ, बीकॉम, बीबीए, सब में आपको पॉइंट्स में ही एक्सपेक्टेड होता है लिखना, क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं है. अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पेपर में क्वांटिटी देखते हैं, चेक करो, आगे चलो. कुशीनगर में उनका डेथ हुआ. उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म क्या हुआ?
डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म में निर्वाणा अटेन करना है, मतलब बर्थ और डेथ के लाइफ साइकिल से फ्री होना है, उसे निर्वाणा कहते हैं। तो वो अटेन करना है, ये प्राइमरी एम था बुद्धिज्म का। रिकमेंडेड 8-fold पाथ टू एंड द मिसेरी, ल्यूसेंट में है, पढ़ लो ये। जैसे राइट टू ऑब्जर्वेशन, राइट टू डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ऐसा है वो, 8 है वो 8-fold पाथ्स। 5 कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने लेट डाउन किया था कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने वाला बंदे ने फॉलो करना। दैट वाज रिटन बाय गौतम बुद्धा। बुद्धिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनी गॉड, और ये वन ऑफ द रेवोल्यूशन था इंडियन हिस्ट्री में कि फर्स्ट एवर रिलीजन जो भगवान को ही नहीं मानता। आज तक सब एक भगवान की पूजा करते थे, आज एक पहला ऐसा रिलीजन आया कि जो भगवान को ही नहीं मानता, देयर इज नो गॉड, ऐसा उनका मानना था। तो एक रेवोल्यूशन जैसी चीज थी ये, और ये बुद्धिज्म से ज्यादा एसोसिएट की जाती है। तो क्वेश्चन में आए तो जैनिज्म टिक करके मत आना। बुद्धिज्म में हर टाइप के लोग एक्सेप्टेड थे, कोई कास्ट बैरियर नहीं था, कोई मतलब विमेन्स को भी एंट्री था उसमें। ऐसा नहीं था कि आप लोअर कास्ट के हो, विमेन हो तो आपको एंट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीवन वाज एक्सेप्टेड इनटू जैनिज्म। तो ये एक चीज कई लोगों को अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा कि कहीं तो मुझे वैल्यू मिल रहा है, मैं इंसान हूं, इसकी मुझे कीमत मिल रही है। वो जैनिज्म ने और बुद्धिज्म ने वो टाइम पे दिया लोगों को। अब पीपल ऑफ मगध एक्सेप्टेड बुद्धिज्म द मोस्ट। क्यों? क्योंकि जो इंडो गंगेटिक रीजन है, गंगा के नॉर्थ साइड में जो लोग हैं वो अपर क्लास है, गंगा के लोअर साइड है वो लोअर क्लास है। तो गंगा के नीचे वाले ही पूरे मगध के लोग थे ज्यादा, तो मेजर पॉपुलेशन वही था। तो एक ऑब्वियस बात है कि ऊपर वाले लोग हमें मानते नहीं है, वो हमें खराब नजरिए से देखते हैं, दे डोंट लुक एट अस एज ह्यूमंस। तो उनको वो ऊपर वाले लोगों की टीचिंग्स प्रीचिंग्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया। बुद्धा ऑर्गेनाइज्ड संघस और रिलीजियस ऑर्डर, मतलब उन्होंने ऐसा संघ या एक रिलीजियस ऑर्डर बनाया जो बाद में मॉनेस्ट्रीज वगैरह बनते गए, और उसमें सभी के लिए एंट्री था कि कोई भी आके वो मॉनेस्ट्री में सीख के मॉन्क बन सकता था प्रायर टू देयर, मतलब उनके वो पूरा एजुकेशन लेके बुद्धिज्म का सीख के, एक्सेप्ट स्लेव्स, सोल्जर्स एंड डेप्टर्स, मतलब जिन पे कर्ज था, जो सोल्जर्स थे और जो स्लेव्स थे, ये तीनों को छोड़ के सबको वो मॉनेस्ट्री में एंट्री था। और मेजर जो स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म का, और इंडिया के बाहर भी वो बुद्धिज्म गया, उसका रीजन था अशोका, जो मगध के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स में थे। आफ्टर कलिंगा वॉर उन्होंने वो सब, उनको सौरव और दुख देखा नहीं गया, ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। उन्होंने राजा बनने, मतलब वो राजा थे बट उन्होंने फिर उनका रिलीजन चेंज किया, और राजा बन के ही उन्होंने पूरा बुद्धिज्म का प्रचार किया, सब तरफ लोगों में बुद्धिज्म को या उनके जो फिलोसॉफीज थे वो स्प्रेड किए, वॉर को छोड़ के। आगे अशोका के इसमें आपको बताऊंगा मैं, बट वो रीजन था जिसके वजह से बुद्धिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी गया। कई जगह आप देखोगे, तिब्बत वगैरह तो ठीक है इंडिया को लग के ही है, बट जो ईस्टर्न इसमें आता है,
मलेशिया वगैरह, वहाँ भी काफ़ी बुद्धिज़्म का है, हमें एविडेंसेस मिलते हैं, अभी भी लोग वहाँ पे बुद्धिस्ट है। हांगकांग वगैरह जो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा आता है, तो उसका रीज़न यही था, अशोका ने खुद के बेटे को वहाँ भेजा था प्रचार करने के लिए, बेटी को भेजा था, तो he was one of the reasons to spread of Buddhism across Indian subcontinent. उसके बाद ये रब कर रहा हूं, कोई लिख रहा है यहां से कोई? 5 काउंसिल्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है क्वेश्चन वाइज। अभी तो कुछ लिखा नहीं होगा तो ये जरूर लिख लो। फर्स्ट, किंग अजात शत्रु। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था, किंग उसके अजात शत्रु मतलब चेयरमैन उनके अंडर हुआ था। चेयरमैन बोलो, किंग बोलो, ही वॉज। ईयर, ये लोकेशन है राजगृह, और उसमें 3 पिताका या टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, उसको पिताका बोलते हैं उन केस में। तो 3 पिताकास वर कंपाइल्ड। हाँ, सत्तपानी केव्स, वो लोकेशन है उनका। पिता का मतलब बास्केट से, लिटरल मीनिंग उसका बास्केट से, और वो लाइक लीव्स पे लिखा, उनका टेक्स्ट लीव्स पे लिखा था और उसको बास्केट में स्टोर किया था, इसलिए पिता का, ऐसा उसका मीनिंग है। ये त्रिपिता का ऐसा कुछ रहा तो 3 इसमें वो पिता का इसमें लिखा है। ये 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट का कंपाइलेशन है वो। कंपाइलेशन ही है फर्स्ट वाला। लूसेंट में उसका टेबल है, आप एक बार देख लो। ये किंग है, ये लोकेशन है, और ये क्या हुआ ऐसा है उसमें। एक मिनट, क्लियरली लिखता हूँ तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। फर्स्ट हुआ था 483 BC।
सेकेंड 383 BC, 100 साल बाद। कुछ राइट्स में वगैरह चेंजेस वगैरह ये वाले काउंसिल में रिजल्ट था। उसके बाद थर्ड 250 BC, अशोक रामा विहार पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र याद रखो, ये ऊपर का नाम नहीं याद रहा तो भी चलेगा। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, अशोका। पिताका का कंपाइलेशन और एमिसरीज को भेजना बाहर। या मिशनरीज को भेजना। एमिसरी और मिशनरी में भी डिफरेंस है। एमिसरी यानी डिप्लोमेट होता है, मिशनरीज जो रिलीजियस चीज़ों के लिए भेजे जाते हैं बाहर, उन्हें मिशनरीज कहा जाता है। माइनर डिफरेंस है, याद रखो। लिखते वक्त मुझे रियलाइज हुआ, इसलिए मैं चेंज किया उसे। और फोर्थ हुआ 98 AD, कनिष्क थे, कश्मीर में हुआ ये। फोर्थ हुआ पाटलिपुत्र, अशोका। उसमें ये दो चीजें हुई है। और अशोका ने फिर मिशनरीज को बाहर भेजा, इंडिया के बाहर।
बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, जो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के अंडर, कुशन डायनेस्टी में आते हैं वो, अगला पार्ट डायनेस्टीज ही है अपना। तो कुशन डायनेस्टीज में थे, उसमें बुद्धिज्म का, मैं देखता हूँ एक बार, इसमें क्योंकि 98 दिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी। हाँ, मैं बोल रहा था बुद्धिज्म का स्प्लिट हुआ, ये नीचे का दिख रहा है क्या पीछे? हाँ, तो हीनयान और महायान, ये दो सेक्ट्स में बुद्धिज्म का स्प्लिट हुआ है। एक आइडल वर्शिप को मानता था, एक विदाउट आइडल का वर्शिप था। आइडल वर्शिप भी बुद्धा का ही, नॉट किसी और गॉड। गौतम बुद्ध के आइडल वर्शिप को मानने वाले महायान थे, और जो प्रिंसिपल्स को या फिलोसॉफी को ही मानने वाले हीनयान थे। आज यही स्टॉप करते हैं, जस्ट एक छोटा पार्ट बाकी है जैनिज्म बुद्धिज्म का, एंड ऑफ बुद्धिज्म और डिक्लाइन, वो कल करेंगे हम लोग। कुछ डाउट्स अभी यहाँ तक? बस एक ईयर का मैं कंफर्म करता हूँ, बट वो अराउंड यही है, 98 ही है शायद, क्योंकि मैं 78 मुझे याद नहीं पढ़ा है मैंने। 72 देखता हूँ मैं एक बार। जैनिज्म में अंगा मतलब 12 जो अंग है वो अलग अलग टेक्स्ट कैसे है? अलग अलग है, उसमें पूरा जैनिज्म का फिलोसॉफी और एथिक्स बताया गया है। तो टोटल 12 है, एक में कुछ होगा दूसरे में, ऐसा 12 में कंपाइल्ड। कुछ इश्यूज डाउट्स? कुछ नहीं अभी तक? ठीक है फिर।